हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कह रहा है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग है। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके दो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक को हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले मान लीजिए एक को त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं और एक को त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों समकोण त्रिभुज है, तो एक एक को 90-90 डिग्री दिखा दिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए इसकी ए बी और इसकी पी क्यू, ये बराबर है, और एक कोण भी ले लेते हैं। तो इसका ये एंगल सी और एंगल आर ले लो, या एंगल ए और एंगल पी ले लो, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू में 90 डिग्री है। अच्छा, और क्या दिया है जी कि ए बी भुजा जो है ना इसके पी क्यू के बराबर है और एंगल ए जो है ना एंगल पी के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना कि ये त्रिभुज ए बी सी जो है ना सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें चाहिए और तीनों चीजें हमारे पास दी हुई है, पहले से ही देख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें इसकी भुजा ए बी इसके भुजा पी क्यू के बराबर है, ये भी दिया है। फिर तीसरा एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू प्रत्येक 90 है। तो यहाँ से त्रिभुज आपका सर्वांगसम नहीं हो जाएगा जी, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे जी, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। चित्र में देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी, देख लीजिए ए बी बी सी और तथा माध्यिका ए डी क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी हमें दिखाना है कि त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है कि ए बी जो है बराबर है पी क्यू के, बी सी जो है बराबर है क्यू आर के, तथा माध्यिका ए डी बराबर है माध्यिका पी एम के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी जो है ना यहाँ पर सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझे ना जी। चलिए तो अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। पहले देखिए तो यहाँ पर ये जो बी सी दिया हुआ है किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। तो अगर हम लोग 1/2 से गुणा कर दें, 1/2 से गुणा करने पर देखिए क्या होगा, गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा 1/2 ऑफ बी सी इधर 1/2 ऑफ क्यू आर। तो देखिए बी सी का आधा बी डी हो जाएगा और इधर क्यू आर का आधा क्यू एम हो जाएगा, या फिर आर एम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है ना जी। तो यहाँ पे देख लेंगे ऐसा इसलिए होगा, यहाँ पे लिख भी देंगे रीजन। बीसी का आधा हम लोग बी डी लिख देते हैं और इधर इसको क्यू एम लिख देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू में क्यू एम हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी डी
तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों को पहले सर्वांग सम करेंगे। ऐसा इसलिए सर्वांग सम कर रहे हैं क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, लेकिन तीसरे का हमें पता नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको सर्वांग सम करने के लिए तो देखो ना, ए बी जो है इक्वल है पी क्यू के, ये दिया हुआ है। मान लीजिए ए डी जो है इक्वल है आपके पी एम के, ये भी दिया है। तीसरा अभी हम लोग साबित करके दिखाए हैं कि बी डी जो है ना इक्वल है क्यू एम के, साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम नहीं हो जाएंगे, ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे, साइड 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांग सम हो गया तो हम लोग सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि नहीं, ये एंगल बी जो हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल। अब चलते हैं, अब जो हमें साबित करना था त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए ए बी इक्वल टू में पी क्यू दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा अभी हमने देखा है कि एंगल बी जो है ना एंगल क्यू के इक्वल है, साबित कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, अच्छा, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि बी सी हमारे पास क्यू आर के बराबर दिया है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि ये भुजा, ये कोण और फिर ये भुजा, तो साइड एंगल साइड से सर्वांग सम नहीं हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, ये आपका सर्वांग सम हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चित्र में ए बी जो है ए सी के बराबर, दो चित्र हैं अलग अलग, दोनों में देखना होगा। इसमें भी ए बी है ए सी के बराबर, फिर यहाँ डी बी है डी सी के बराबर, डी बी है डी सी के बराबर, यहाँ भी देखिए डी बी है डी सी के बराबर। तो सिद्ध करना कि एंगल ए बी डी इक्वल टू में एंगल ए सी डी इधर, और इसमें दिखाना ए बी डी और इसमें ए सी डी बराबर हो। तो दोनों को दो तरीके से हम लोग इसको साबित करने वाले हैं, दोनों को अलग अलग हमें साबित करना होगा दोनों चित्रों के लिए। ए बी इक्वल टू में ए सी दिया है तथा डी बी इक्वल टू में डी सी दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। देखिए यहाँ ए बी जो है ए सी के बराबर दिया है, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो जब ये बराबर दिया है तो यहाँ कोण भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी, दोनों चित्रों के लिए ए बी सी और ए सी बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें त्रिभुज डी बी सी में, इसमें देखो और इसमें, यहाँ दोनों में से कोई सी में दे सकता हूँ। तो यहाँ हमारे पास डी बी जो है ना डी सी के बराबर दिया है, डी बी जो है ना डी सी के बराबर दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल डी बी सी बराबर में एंगल डी सी बी। ये भी लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले वाले चित्र के लिए हमें इन दोनों में इसमें से इसको घटा लेना होगा और दूसरे वाले चित्र के लिए इसमें इसको जोड़ लेना होगा, तो हो जाएगा हमारा। देखिए ना, इसको हम लोग करते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग पहले वाले के लिए कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा के देखते हैं। इधर एंगल ए बी सी और माइनस एंगल डी बी सी, इधर एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी। ये किसके लिए कर रहे हैं, चित्र फर्स्ट के लिए। ठीक है, चलिए देखिए ए बी सी ये पूरा और डी बी सी ये, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इधर बच जाएगा ना एंगल ए बी डी।
ठीक है। और इधर ए सी बी और डी सी बी, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा, यानी कि एंगल ए सी डी। यही ना हमें प्रमाणित करना था। अब चित्र सेकंड के लिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़कर एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल इक्वल टू एंगल ए सी बी और प्लस का एंगल डी सी बी। देखिए ए बी सी और डी बी सी ये मिलके पूरा हो जाएगा एंगल ए बी डी, और इधर जो है आपका एंगल ए सी बी और एंगल डी सी बी मिलके पूरा एंगल हो जाएगा एंगल ए सी डी। तो ये यहाँ से भी आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चित्र का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे देखिए, समझाइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकता है। तो ये जो नदी की चौड़ाई होगी यह किसके बराबर आ जाएगी, इस चौड़ाई के बराबर, इस एम एन के बराबर। ये ए बी जो है एम एन के बराबर आ जाएगा, है ना, एन एम के बराबर। ए बी जो होगा इस एन एम के बराबर आ जाएगा। कैसे, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर दें तो। सर्वांगसम करने के लिए देखिए, एक तो ये तो 90 ले सकते हैं, दूसरा अगर हम लोग ऐसा कह दें कि ये एन जो है ये बी एम को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। और तीसरा ये कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो सीपीसीटी से ये इसके बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो ये सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही नाप कर हम ये नदी की चौड़ाई प्राप्त कर सकता है। ठीक है। यदि ए एन बी एम का समद्विभाजक है तो त्रिभुज बी ओ ए तथा त्रिभुज एम ओ एन में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, एक तो एंगल ए बी ओ बराबर में एंगल एन एम ओ प्रत्येक 90 हो जाएगा। दूसरा हमारा बात आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ ये ओ बी जो हो जाएगा इस ओ एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ बी जो हो जाएगा ओ एम के बराबर। क्यों? क्योंकि एन बी एम का समद्विभाजक है इसलिए। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आ जाएगी यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आपका बी ओ ए बराबर में एंगल एन एम ओ एन, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा बी ओ ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम ओ एन के, कैसे, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो आसानी से यहाँ पर ये ए बी जो हो जाएगा ए बी इस एन एम के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः एम एन या एन एम को नाप कर नदी की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो एनएम है बराबर है नदी के चौड़ाई के, यानी कि ए बी के। समझ गए? ऐसे हम लोग निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले 4 त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ऐसे कर देना। मूल त्रिभुज के समरूपता भी आप नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ना है। तो यहाँ कर देना कि प्रत्येक त्रिभुज एक दूसरे के, क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं, दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ऐसा हमें दिखाना है ना। चेंज कर देते हैं क्योंकि ये समरूपता तो क्लास 10th में ना पढ़नी है जी। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABC। इनके भुजाओं के मध्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं P, यहाँ पर ले लेते हैं Q और यहाँ पर ले लेते हैं R। तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा एक PQR बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ से ऐसे टोटल 4 त्रिभुज बन रहा है और ये चारों त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए हमारे पास दिया क्या, पहले ये लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC के भुजाओं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः PQ तथा R है। भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि चारों त्रिभुज है ना यहाँ पे समरूप होंगे। लिख सकते हैं हमें क्या सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के, या फिर त्रिभुज का ही नाम दे दो ना, ये इस तरह से ये भी अच्छा रहेगा। हम लोग नाम देते हैं कि PQR जो होगा ना सर्वांगसम हो जाएगा। PQR सर्वांगसम हो जाएगा किसके, QBP के। फिर ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर QPR जो होगा, या एक ही साथ सबको लिख देते हैं यहाँ पे, ये अब सर्वांगसम हो जाएगा PQR जो है इस वाले के भी, है ना जी, यानी कि एंगल त्रिभुज RAP के। फिर ये भी सर्वांगसम हो जाएगा इस वाले के। यहाँ पर त्रिभुज किसके जी, त्रिभुज RCQ के। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है हमारे पास कि त्रिभुज ABC के भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु P तथा R है। बिंदु क्रमशः इसमें जोड़ते हैं, क्रमशः P तथा R है। तो AB का P और AC का R है, तो ये जो हो जाएगा दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो हो जाएगी वो तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगी तथा तीसरे भुजा के आधी भी हो जाएगी। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तीसरे भुजा के समांतर भी और आधी भी हो जाएगी। यानी कि यहां से हम लोग कर सकते हैं कि PR जो हो जाएगा आधा हो जाएगा BC, यानी इसको BQ के इक्वल लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, BQ के इक्वल लिख सकते हैं, है ना जी। क्यों, क्योंकि Q BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर अब दिखाएंगे इसका और इसका मध्य बिंदु ये QR, तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो ऐसे लिख सकते हैं ये जो QR बराबर हो जाएगा, ये QR वो बराबर हो जाएगा आपका QR इस BP के। ठीक है, BP के। तो अब अगर हम लोग त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज QBP को लें, इन दोनों त्रिभुजों को लें, तो यहाँ पे ये दो चीजें तो है ही और ये कॉमन हो जा रहा है PQ दोनों में। तो यहाँ पर PR इक्वल टू में यहाँ पर आपका देख रहे हैं PR इक्वल टू में QP हो जाएगा, है ना जी, सॉरी यहाँ PR इक्वल टू में BQ हो जाएगा, PR इक्वल टू में BQ हम लोग दिखा चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, है ना। अच्छा, उसी तरह से इसमें देखिए QR जो है वह BP के बराबर हो जाएगा, ये भी हम लोग साबित कर चुके हैं।
और तीसरा इसमें पी क्यू जो है ना, पी क्यू, ये पी क्यू जो है ना, पी क्यू यहाँ पर इसमें देखिए ये पी क्यू इस त्रिभुज में और इसमें भी है, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से ये त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू बी पी के, साइड 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 सर्वांग समता से, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। इसी प्रकार सभी को सर्वांगसम कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा और कौन सा था प्रमाणित जो करना था, आर ए पी के, और उसी प्रकार इसके भी सर्वांगसम हो जाएगा। किसके, आर सी क्यू के, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आर सी क्यू के। तो हमने यहाँ पे प्रमाणित कर दिया कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली या मिलाने से बने चार त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होंगे। हमें यही दिखाना था, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।